हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सबसे पहले बात करेंगे रेडिएशन की। आपको पता है हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सारा चैप्टर ही कंसेप्चुअल का है, तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है हमें, कहाँ क्या आ जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भाई ये फॉर्मूला, इसके ऊपर ये सवाल इस टाइप का बन सकता है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से कोई नंबर नहीं कटने वाला आपका। ठीक है बेटा, बने रहिए। स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करें, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने बताया था कि रेडिएशन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अगर फोटोन ऑफ लाइट, लाइट जो होती है वो फोटोन की टर्म में होती है। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है। न्यू इज द एनर्जी ऑफ, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपको पता है। इसको हम hc/लैम्डा भी कर सकते हैं, या लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट। तो प्लैंक ने बताया था एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। फोटोन एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए फोटोन को क्वांटा भी बोलते हैं, क्वांटम, ठीक है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो hc/लैम्डा इंसिडेंट लाइट की एनर्जी हमें याद आ रहा है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ चीजें यूज होने वाली हैं, जिसका नाम है न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये डिफाइन भी करने आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि बेसिक इस चैप्टर का यही है। तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमारे पास कोई मेटल है, इस मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू है, ठीक है। बट इस मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, और अगर इसके बराबर है तो जस्ट निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि इंसिडेंट लाइट की मिनिमम एनर्जी होती है, इंसिडेंट लाइट की मिनिमम एनर्जी होती है, जिसकी वजह से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अगर उससे कम हुई तो नहीं निकलेंगे। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। इंसिडेंट लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम होने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई। इसी टाइप से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में उल्टा, आपको पता है न्यू नॉट 1/लैम्डा नॉट, पता है। न्यू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होता है। अरे बोलो, नहीं, न्यू इक्वल टू होता है c/लैम्डा, कंफ्यूज हो रहे हो। न्यू नॉट इक्वल टू c/लैम्डा नॉट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली है या वेवलेंथ की, तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने मिनिमम बोला तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो लैम्डा नॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और मेटल सरफेस अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर वेवलेंथ इससे ज़्यादा हुई तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में बोलेंगे बिलो विच, इसमें बोलेंगे अबव विच। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और मेटल सरफेस अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ में आ गया ये होता क्या है। इसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बेटा, इस चीज़ को अवॉइड करना हो जाता है। इसके बाद हमारे पास बात आती है एनर्जी ऑफ ए फोटोन। फोटोन की एनर्जी मेरे पास है E = hc/लैम्डा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें H और C के ऊपर। H की वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻34, C होता है 3 × 10⁻8। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 6.6 ले लो, इजी हो जाएगा, 19.8 10⁻26। इस प्रोडक्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये कब यूज करना है, व्हेन E इन जूल। अगर एनर्जी जूल में हो तो ये यूज करना है। ऑल्सो hc/लैम्डा, h 6.6 10⁻34 3 10⁻8 लैम्डा होगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो आपको पता है 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं तो ये तो हमारे पास आ ही गया था, तो ये आएगा 12.3 10 की पावर -7 HC का प्रोडक्ट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, HC का प्रोडक्ट ये विद इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो HC की जगह मैं ये यूज कर सकता हूं जब E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना हो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करना हो डायरेक्ट ये रखो 12.3 10 की पावर -7, यहाँ पे ये रखो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे फाइंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। अब ये सवाल दे दिया तो E = hc/λ। HC का प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ 19.8 10 की पावर -26 6 10 की पावर -10 3 0 हटाओ -7, ये जूल में आता है। तो 36 18 1 36 18 10 की पावर -19 बचेगा, जूल में आ गया आंसर। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधा मेरा आंसर आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो या तो इसी को 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो, या मेरे पास फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं। दोनों तरीके बता रहा हूँ। 12.7 10 की पावर -7 12.3 और ये क्या दे रखा है 6 10 की पावर -7। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेटा ये तो कैंसिल, 6 दूनी 12 0 6 5 30 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे 1.6 से डिवाइड करूँगा तो 16 दूनी 32 नियरली वही आएगा। तो बात समझ में आ गई ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसको याद कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो, नहीं तो इसको कर लो, hc/λ के सवाल आ जाएंगे। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल दिया था, फोटोन की एनर्जी बताओ, वेवलेंथ इतनी है। और क्या सवाल बन सकते हैं, चलो देखते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन थोड़े घुमा के आ जाते हैं, बस वो हमें थोड़ा सा माइंड सेट करके बैठना है कि इस सवाल में करना क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस सवाल में करना क्या है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे मान लो, ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी न्यू नॉट। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को h प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन h न्यू नॉट फाई नॉट होता है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट फाई नॉट hc/λ नॉट। तो ये आ जाए। क्वेश्चन है 3 metals have work function, लिख लेना पूरा, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Which metal will give electron emission, या which metal will emit electrons for wavelength of इंसिडेंट लाइट कितना ले लें, 4000 एंगस्ट्रॉम। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हमें दे रखी है। इन तीनों में से वर्क फंक्शन दे रखा है आपको, फाई 1 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई 2 दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई 3 दे रखा है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, तो इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी निकाल लो। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी अगर इनसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, पता है ना। इंसिडेंट लाइट की ज़्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो E = hc/λ। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो मैं लिखूँगा 12.3 10 की पावर -7 4000 10 की पावर -10 10 की पावर -10, ये हटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया 4। तो 4 तिया 12 0 4 7 28। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 3.07 है, हमारे तो सारे ही ज़्यादा हैं 0.7। इसका मतलब E < फाई 1 E < फाई 2 E < फाई 3।
नो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ईच मेटल, किसी भी मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ गए? तो अच्छे सवाल हैं, इस टाइप के बन जाते हैं। कभी तीन वर्क फंक्शन की जगह 2 दे देंगे, बताओ किससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ जो दे रखी है hc/λ निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। निकालने का शॉर्टकट तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, ये सवाल भी मैं कर लूंगा। अब कई बार ना इसके ऊपर क्वेश्चन कलर के ऊपर आ जाता है, देखते हैं क्या क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है रेड लाइट, light of red color can emit electrons from a metal। एक मेटल से रेड कलर की जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। ठीक है भाई, तो कैन ग्रीन कलर लाइट एमिट इलेक्ट्रॉन। तो क्या ग्रीन कलर की लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है? हमें चेक करना है भाई। रेड कलर की लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, सबसे पहली बात E = hc/λ होता है। वर्क फंक्शन बताया मैंने hc/λ0। तो यहां देखा जाए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम, मतलब रेड कलर की लाइट के लिए वर्क फंक्शन सबसे कम है। बात समझ में आ गई? इसी टाइप से यहाँ रेड कलर के लिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ऑफ रेड कलर ये हो गया। ठीक है, अब ग्रीन पूछा है, तो ग्रीन की वेवलेंथ रेड से कम होती है। ग्रीन की वेवलेंथ रेड से कम होती है, ये इसके इन्वर्सली है। इसका मतलब वेवलेंथ के इन्वर्सली, इसका मतलब एनर्जी ग्रीन की ज़्यादा होगी रेड से। तो अगर रेड कलर की लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो ग्रीन कलर के लिए तो एनर्जी उससे ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्या तरीका था? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखो। यहाँ से कुछ बनता नहीं दिख रहा, ये देखो E = hc/λ। यहाँ से मुझे पता लग रहा है रेड कलर के लिए एनर्जी इतनी है, तो ग्रीन कलर के लिए मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो ग्रीन कलर की एनर्जी अगर इससे कम है तो मे भी निकल सकते हैं और नहीं भी, कुछ नहीं पता। लेकिन एनर्जी अगर इससे ज़्यादा है तो श्योरली निकलेंगे। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और बन गया था, पता क्या? येलो कलर लाइट कैन जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। येलो कलर की लाइट जस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है मेटल सरफेस से। ठीक है भाई, बोलो। कैन ब्लू कलर लाइट डू एंड व्हाट अबाउट रेड कलर? ये सवाल बन जाता है, कंसेप्चुअल आ जाते हैं। अगर येलो कलर की लाइट इलेक्ट्रॉन जस्ट निकालते, जस्ट का मतलब ये इतनी एनर्जी है, इसकी इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये, मतलब वर्क फंक्शन। तो hc/λ येलो, तो येलो कलर के लिए वर्क फंक्शन बन जाता है इसका। ठीक है, वर्क फंक्शन एनर्जी हो गई। अब जरा बात करें कौन सा कलर लिया मैंने? ब्लू। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है येलो से। सुना, विबग्योर होता है। यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये हाईएस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मिनिमम वेवलेंथ। तो येलो कलर यहाँ पे आता है, येलो से पहले ब्लू आता है, तो ब्लू की वेवलेंथ कम है। ब्लू की वेवलेंथ अगर कम है, देखो ब्लू की वेवलेंथ यहाँ से कम है, ये भी एक टाइप की एनर्जी हुई। तो ब्लू की वेवलेंथ अगर कम है तो ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रेटर देन येलो। ये बस पहले वाला कंसेप्ट है। हमने वर्क फंक्शन लिख दिया, मत लिखो, सिर्फ एनर्जी लिखो। अगर मैं एनर्जी भी लिखता हूँ तो येलो कलर की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला ये आता है, इसे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ब्लू कलर के लिए एनर्जी निकाल लो। वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ब्लू की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विल एमिट फॉर ब्लू कलर। ब्लू कलर के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब सवाल आता है फॉर रेड।
रेड के लिए जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है येलो से। रेड की वेवलेंथ येलो से ज़्यादा है, इसका मतलब एनर्जी जो होगी रेड की वो कम होगी येलो से। अब येलो कलर के लिए जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो वो जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन है, बट ये एनर्जी तो इससे कम है, तो नो एमिशन। रेड कलर के लिए नो एमिशन, येलो कलर के लिए मिनिमम है, उसके बाद ब्लू के लिए, मतलब सिंपल सी बात ये है। अब ये मान लो जिसके लिए इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो वेवलेंथ दे रखी है उससे कंपेयर कर लो। वेवलेंथ अगर उससे कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। इस टाइप से आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इस टाइप के सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस टाइप के सवाल भी हम कर लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो E इक्वल टू hc/λ के ऊपर सवाल समझ में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर कंसेप्ट की बात करें तो वर्क फंक्शन, हालांकि मैंने अभी बताया फाई नोट वर्क फंक्शन h न्यू नोट होता है hc/λ0। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। h का फर्क है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन जाए, इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में जूल में भी हो सकता है, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दो सवालों को मैं एक में ले रहा हूं, हो सकता है आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लें, हो सकता है आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ लें, कुछ भी। तो बेटा फाई नोट क्या होता है hc/λ0 और h न्यू नोट। पहले मैं इससे ये निकालता हूं, तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जब कभी भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में हमेशा जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करते हैं तो मल्टीप्लाई h न्यू नोट। तो न्यू नोट यहाँ h से डिवाइड कर दो, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू याद होनी चाहिए 6.62 10⁻34, अदरवाइज पेपर में भी आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो बेटा न्यू नोट कितना आगे जरा सोल्व करें, 10 की पावर 34 ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया, 10 की पावर 15, अरे यार 20 मान लो इसको, तो ऊपर जाएगा 14 बचेगी 15। इसको सोल्व करें पहले, 16 चौक 64, 6 32 और 6 38, 6.62। इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, 2 के बाद 0। इसको सोल्व करना है हमें थोड़ा सा, तो कितने पे जाएगा भाई, 2 पे काटते हैं पहले, ये आ गया। अब 0 पॉइंट नियरली 6 मान लेते हैं पर सेकेंड, या हट जो आएगा वो आ जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब वेवलेंथ निकालनी है तो न्यू नोट इक्वल टू c/λ0, लैम्डा नोट c/न्यू नोट, 3 गुणा 10 की पावर 8, ये आ गया 0.6, मतलब 6/10, 6/10, 1 0 कट जाएगी 14। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आ गया लैम्डा नोट आ गया 0.5 10 की पावर -6 मीटर। तो ये वेवलेंथ कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से सही है। इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो फाई नोट पता है, h से डिवाइड कर दो, h की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.62 10⁻34। सोल्व कर लेंगे हम इस टाइप से, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये सवाल भी मैं कर सकता हूँ। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, रोड के ऊपर घर होना भी गलत है, स्कूल होना भी गलत है, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ना, पर क्या करें। इसके बाद देखो, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल फॉर अ वेवलेंथ लैम्डा इज W। इफ वर्क फंक्शन becomes 2W, फाइंड वेवलेंथ। ये सवाल आ जाए तो इसमें क्या करना है, वर्क फंक्शन को W मान लिया,
एच न्यू नॉट एच सी वाई लैम्डा नॉट होता है। बट इस सवाल के अंदर W इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा ये गिवन है। नया वर्क फंक्शन क्या हो गया 2W, एच सी तो कांस्टेंट है, नई वेवलेंथ लैम्डा डैश। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट, तो 2W डिवाइड बाई W, एच सी वाई लैम्डा डैश डिवाइड बाई एच सी वाई लैम्डा, 2 लैम्डा ऊपर, लैम्डा डैश को इधर ले आओ तो लैम्डा बाई 2। नई वेवलेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, नई वेवलेंथ हाफ हो गई। अच्छा, आपके पास सवाल आ जाए वर्क फंक्शन फॉर 2 मेटल्स आर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मेटल हैव हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। किस मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा हो जाए, देखो फाई नोट एच सी वाई लैम्डा नोट मुझे पता है। तो यहाँ से देखा जाए तो फाई नोट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वर्क फंक्शन कितने हैं 4 और 10, फाई 1 4, फाई 2 10। तो हम लिखेंगे फाई 2 ग्रेटर देन फाई 1, ये ज़्यादा है, ये इसके इन्वर्सली है तो लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 1। बात समझ में आ गई। तो कौन सी मेटल के लिए विच मेटल है हाइयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पहले वाले की ज़्यादा है। इसका मतलब फर्स्ट मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज हाइयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वो मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली है। एक नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट कर सकते हो, इनवर्सली बता दिया तो जिसका ये ज़्यादा उसका एक कम, जिसका एक कम उसका ज़्यादा। तो किसका कम, 4 वाले का फाई कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन 2 में आ जाए तो करके दिखाना पड़ेगा। तो इस टाइप के सवाल भी हम लोग कर सकते हैं वर्क फंक्शन के ऊपर। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई, कर सकते हैं। वर्क फंक्शन वेवलेंथ के इनवर्सली है, तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। ठीक है, और अगर इसी सवाल में आपसे पूछें पहला वर्क फंक्शन था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा वर्क फंक्शन था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मेटल हैव हाइयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली होती है, तो जिसका फाई ज़्यादा उसका न्यू ज़्यादा। तो फाई 2 ग्रेटर देन फाई 1, न्यू नॉट 2 ग्रेटर देन न्यू नॉट 1। तो सेकंड मेटल जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इस टाइप के सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई। इस टाइप का कोई सवाल आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, ये सवाल हम कर लेंगे। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर। फोटोन पिक्चर में इंटेंसिटी वेव पिक्चर में, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वेव पिक्चर में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहां देखो इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन, शॉर्टकट में लिख देते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स मीन एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है पावर, वर्क अपॉन टाइम पावर बटे एरिया। तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया भी हो सकती है। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कई बार ना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड यूज कर लेते हैं। देखो E अगर एनर्जी है, टोटल एनर्जी, और h न्यू एक फोटोन की एनर्जी,
तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने आ जाएं तो क्या करें, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई 1 फोटोन की एनर्जी, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो। कैसे, टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे दिया। फाइंड नंबर ऑफ photons incident, number of photon incident if frequency of incident light is, अब फ्रिक्वेंसी दे दी 4×10⁻⁻7 हर्ट्ज। ये सवाल बना दिया। अगर ये सवाल बना देते हैं हम लोग तो इसमें क्या करना, देखो अभी मैं एनर्जी का बता रहा हूँ, फिर पावर का बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो देखो इस सवाल में टोटल जो एनर्जी है वो कितनी है, 20। E = Nhν। hν क्या होता है, एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है। हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, तो E/hν। E कितना है, 20। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19, H 6.62 10⁻⁻34, न्यू कितना दे रखा है, 4 10⁻⁻7। इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से कर सकते हो। अप्रोक्स काटें 16 चौक 64 नियरली, तो 4 चौक 16, 4 5 20, 5/4। यहाँ अगर देखें तो n आ गया 1.25 इंटू 34 और 7 41, 41 में से 19, 41 में से 20 गए 21 22, अप्रोक्स इतने फोटोन। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नया कंसेप्ट है पावर का, इंटेंसिटी का, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इफ, सुनना ध्यान से, इफ पावर एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स इज 10 किलोवाट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 500 नैनोमीटर, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। अब यहां पे देखो क्या यूज करना है, पावर दे रखी है। पावर इंटेंसिटी में क्या फर्क है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और पावर होती है एनर्जी पर सेकेंड। तो यहां पे मैंने बोला था Nhν, hν तो हो गया एक फोटोन की एनर्जी ऑफ अ फोटोन, n क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। n हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो ये निकालना है। तो ये जब निकालना हो तो आपको पावर चाहिए। अगर ओनली नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो ये ओनली नंबर ऑफ फोटोन, तो एनर्जी गिवन होगी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड चाहिए तो ये गिवन होगा, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कैसे करें, P = Nhν, पावर कितनी दे रखी है, 10 किलो, किलो का मतलब 1000, 10⁴ हो गया। hν, h होता है 6.62 10⁻⁻34, न्यू कितना दे रखा है, एक्चुअली ना थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो। P = Nhν, न्यू c/λ, न्यू क्या हो गया बेटा, c/λ। ये बात समझ में आ गई। तो पावर 10 किलो, किलो का मतलब 1000, ये हो गया। n निकालना है, h हो गया 6.62 10⁻⁻34, और hc को तो हमने मल्टीप्लाई कर रखा है ना, 19.8 10⁻⁻26। h कितना था, 500 लैम्डा नैनो। इसका मतलब यहाँ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, चलो करते हैं पहले ये देखो। इतनी बात समझ में आ गई। न्यू था नहीं पता, वेवलेंथ दे रखी है, सोल्व कर दिया। n निकालो यहाँ से, n अगर निकालते हैं तो ये चीज इधर 2 2 3 5 और 1 6, 10⁻6, 5 × 10⁻6 गुणा -9, ये इधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा 19.8 10⁻⁻26। तो n आ गया, ये नियरली 4 पे कट जाएगा, अप्रोक्स
ये 26 ऊपर जाएगा, 26 और 6 32, 32 32 में से 10 गए 22, 23 हो गया। तो ये हो गया 1/4 0.24 10 की पावर -23, बोलो भाई +23। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे 2 0 हटा दें, बटे में 100 आ गया, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 21 फोटॉन्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना, तो बेटा ये ध्यान रखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गई हमारी। ई इतना हो गया, ठीक है, एच हो गया, न्यू होता है सी बाई लैम्बडा, तो सी हो गया 3 10 की पावर 8 और लैम्बडा यहाँ रखना था, ठीक है बेटा। लैम्बडा हमने कितना लिया, अच्छा यहाँ तो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी ना, ओके ओके सही था, ये सही था, मैं कंफ्यूज हो गया, सही था ये जो आपने निकाला ओके था। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, यहाँ वेवलेंथ दे दी, वेवलेंथ अगर दे देंगे तो एच सी बाई लैम्बडा। तो अगर एनर्जी दे रखी हो तो E इक्वल टू एन एच न्यू, पावर दे रखी हो तो एन एच न्यू, लेकिन एन क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, पावर में एन क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। फॉर्मूला एक है E इक्वल टू एन एच न्यू, एन नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर P इक्वल टू एन एच न्यू तो एन है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है भाई, ईच एमिटिंग पावर ऑफ 100 वोट, 2 सोर्स हैं, दोनों से जो पावर निकल रही है वो 100 वोट है। 1 एमिट एक्सरे of wavelength 1 nanometer and other emit electromagnetic wave of wavelength 500 nanometer। भाई आपको दे दिया, find ratio of number of photons emitted per second by X-ray and विजिबल लाइट। ये सवाल आ गया, थोड़ा सा अलग सवाल है, पावर दे रखी है, पावर के अकॉर्डिंग सवाल सोल्व हो जाएगा, लेकिन करना क्या है, अच्छा सवाल देखो ध्यान से करेंगे। 2 सोर्स की पावर सेम है तो P1 इक्वल टू P2, ये गिवन है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एन एच न्यू, सिंपल, एच से एच कट गया। पहले वाला सोर्स एक्सरे का है, दूसरे वाला लाइट का है, तो N1 एक्सरे के लिए, N2 विजिबल, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया न्यू2 बाई न्यू1, बोलो। अब न्यू क्या होता है, C बाई लैम्बडा 2, C बाई लैम्बडा 1, ये भी कट गया, लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2। तो पहले की वेवलेंथ 1 नैनोमीटर, दूसरे की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर कैंसिल, 1/500। तो मेरा आंसर आ गया N1 बटे में NX बटे में N लाइट 1/500। इस सवाल में क्या करना था मुझे बताओ, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सवाल है, कर सकते थे। इंपॉर्टेंट सवाल कहूँगा मैं इसको, आ सकता है बोर्ड में, ठीक है भाई। तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया न्यूमेरिकल। अगर मैं कंसेप्चुअल की बात करूँ, अगर मैं यहीं पर एक कंसेप्चुअल की बात करूँ तो बेटा क्या होगा, देखो सपोज करो आपको सवाल दे दिया जाए कि हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल के ऊपर 2 अलग अलग लाइट गिर रही है, 2 अलग अलग लाइट गिर रही है, न्यू1 और न्यू2 दोनों की फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड किसके ज़्यादा होंगे, 2 लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज न्यू1 एंड न्यू2 इंसिडेंट ऑन अ मेटल। बात समझ में आ गई, एक मेटल के ऊपर लाइट गिरी, इंसिडेंट ऑन ए मेटल, ओके। देन विच मेटल विल एमिट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये हमें बताना है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बोलो भाई। एक ही मेटल है, वर्क फंक्शन सेम है। देखो
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे हम, अभी सिंपल सवाल है, एक ही मेटल है तो वो सेम है, एक ही मेटल है तो सेम है। तो इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, इंसिडेंट लाइट जो टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 इंसिडेंट ऑन ए मेटल, देन विच मेटल विल एमिट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स इज सेम। सवाल थोड़ा चेंज कर दिया मैंने ना, पहले जैसा सवाल बन गया, इंटेंसिटी दोनों की सेम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो अब क्या करें, इंटेंसिटी दोनों की सेम है, I1 इक्वल टू I2। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, एरिया तो एक ही मेटल है तो एरिया की बात नहीं करेंगे हम, पावर अपॉन एरिया, एरिया दोनों का सेम है तो एरिया कट जाएगा, पावर आ गई। पावर क्या होती है, ये भी बात ठीक है, तो ν1 बाई ν2 N2 बाई N1, ν1 ज़्यादा है तो सिंस ν1 बाई ν2 ग्रेटर देन 1 तो N2 बाई N1 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब N2 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सेकेंड मेटल या सेकेंड सोर्स विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सोर्स जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सेकेंड सोर्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो। एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन के कोरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये किसने बताया था, प्लैंक ने। तो जितने फोटोन, जिसके फोटोन ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो बात समझ में आ गई। तो N2 नंबर ज़्यादा है किसका, फोटॉन्स का, और फोटोन का नंबर ज़्यादा है सेकंड के लिए तो उसके इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे। बात समझ में आ गई। इस टाइप के सवाल आ जाए तो भी हम कर सकते हैं, छोटा सा कंसेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, ये सवाल भी समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक बातें पढ़ी, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड सो ऑन। तो उम्मीद है आज के लेक्चर के ऊपर जो कंसेप्चुअल बन सकते थे हमने मैक्सिमम पॉसिबल बनाए, और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को अब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आपको आगे के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।